बासित साहब, सबसे पहले तो मैं आपका रिएक्शन जानना चाहूँगा यासिन मलिक को जो हमारी एक ख़ास अदालत ने उम्र कैद की सज़ा सुनाई है टेरर फाइनेंसिंग के मामले में। आप कैसे देखते हैं इस पूरी डेवलपमेंट को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए अरविंद, ये तो बात बड़ी क्लियर है कि जम्मू और कश्मीर एक तनाज़ा है पाकिस्तान और भारत के दरमियान। और ये तनाज़ा कोई आज का नहीं है, जब से पाकिस्तान और भारत आज़ाद हुए तब से ये चल रहा है मामला। और और बहुत से लोग हैं जो कि रादर अक्सरियत जो है वो यही चाहती है कि जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें हैं उन पे अमल हो और इस तनाज़े का हल हो हक़ खुद इरादियत के बेसिस पे। अब जो लोग वहाँ पे मकबूज़ा जम्मू और कश्मीर में कोशिश कर रहे हैं, अपनी जद्दोजहद कर रहे हैं, उसके अब 2 पहलू हैं। आप भारत में अगर बैठे हैं, तो आप कहेंगे कि वो टेररिज़्म है। मैं बैठा हूँ यहाँ इस्लामाबाद में, तो मैं कहूँगा कि नहीं, ये हक़ खुद इरादियत की जद्दोजहद है। अब हमारे और आपके दरमियान एक ऊपर लेवल पे एक बैनुल-अक़वामी कानून भी है। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें भी हैं, यूएनजीए की रेज़ोल्यूशंस भी हैं, जो कि इस किस्म की जो जद्दोजहद है, तहरीकें हैं, उनको बिल्कुल लेजिटिमेट करार देती हैं। आपका नुक्ता नज़र क्या हो सकता है? मेरा नुक्ता नज़र क्या हो सकता है? हम पाकिस्तान और भारत इंटरनेशनल कम्युनिटी के मेंबर हैं और हम यूएन चार्टर को भी करते हैं, बार-बार कहते हैं कि हम यूएन चार्टर के जो प्रिंसिपल्स और पर्पसेज़ हैं, हम उनकी पासदारी करते हैं। तो फिर जो है, हम पाकिस्तान में यासीन मलिक के कॉन्टेक्स्ट में या कोई और जो भी कश्मीरी इस वक़्त तिहाड़ जेल में है या कहीं और जेलों में हैं, हम समझते हैं कि वो अपनी जद्दोजहद कर रहे हैं और जो भी मुकदमात उनके खिलाफ बनाए गए हैं, वो सब झूठ है। वो इस तहरीक को ख़त्म करने की एक नाकाम कोशिश है। और पहले भी मकबूल भट्ट को भी आप लोगों ने फांसी लगाई, अफ़ज़ल गुरु को भी लगाई, तो उससे तहरीक ख़त्म तो नहीं हुई। तो ये तहरीक जारी रहेगी। यासीन मलिक डटे हुए हैं वो अपने मौक़िफ़ पे और हमें बहरहाल ये अफ़सोस है और हम इसकी मज़म्मत भी करते हैं पाकिस्तान में, जिस तरह कि हमारे वज़ारत ख़ारजा ने भी किया, हमारे वज़ीर-ए-आज़म ने भी किया। तो हम इसी तनाज़ुर में देखते हैं इस चीज़ को और हम उम्मीद करते हैं कि भारत अब इन चीज़ों से निकल आकर एक सही मानों में कोशिश करेगा इस तनाज़े को हल करने के लिए। कश्मीरियों के जो रहनुमा हैं, कायदीन हैं, उनको बेवजह फांसी लगाकर इस तहरीक को ख़त्म नहीं किया जा सकता। ये हमारा ईमान है। कश्मीर पर पाकिस्तान का एक वाज़ेह मौक़िफ़ है, जो कि मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। आपका ओपिनियन है साहब, आपके मुल्क का एक बहुत बड़ा कंसेंसस है इस पूरे की पूरी मूवमेंट के ऊपर। वो अपनी जगह पर मैं आज सिर्फ़ और सिर्फ़ ये जो एक मसला है यासिन मलिक की सेंटेंसिंग का, उसके ऊपर आपसे बात करना चाहता हूँ। तो इस पूरे मामले के अंदर आपने भी फ़ॉलो किया है, मैंने आपके कुछ प्रोग्राम भी देखे। तो यासिन मलिक को चाहिए था कि अगर वो अपनी बेगुनाही को साबित करते, कोर्ट में कोई उनको जो वकील दिया जा रहा था, वो वकील लेते। पहले तो उन्होंने उसके लिए मना कर दिया, फिर उनके ऊपर लगाए गए तमाम चार्जेज़ को भी उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। अगर वो एक्सेप्ट नहीं करते उन चार्जेज़ को और जज ने उनसे पूछा भी कि आपको अंदाज़ा है जब आप हर गुनाह को कबूल करेंगे, तो इससे फिर क्या आगे हो सकता है? तो बेहतर होता कि अगर वो अपने आप को बेगुनाह समझते हैं, तो वो चैलेंज करते। अगर इस अदालत में उनको सज़ा मिल भी जाती, तो मामला जो है सिविल कोर्ट्स के अंदर लेकर जा सकते थे कल को और सुप्रीम कोर्ट तक बात जा सकती थी। लेकिन सीधा-सीधा अपने ऊपर लगाए गए चार्जेज़ को कबूल करने का मतलब तो ये है कि आपने जो है गाये-बगाहे बवांगे दोहल जैसे आप कहते हैं, उन्होंने तो माना है कि हाँ जी, मैंने दहशतगर्दी के लिए बाहरी मुल्कों से पैसा लिया है। क्या कहेंगे आप इस पे? देखिए, पहली बात तो ये है न, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि जो आप इल्ज़ामात मुझ पे लगा रहे हैं, मैं उनको तस्लीम करता हूँ, जो दहशतगर्दी के इल्ज़ामात आप लगा रहे हैं। टेरर उन्होंने ये फाइनेंसिंग के इल्ज़ामात। उन्होंने ये कहा कि मैं अपना मुकदमा खुद पेश करना चाहता हूँ, मुझे किसी वकील की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने गिल्टी प्लीड नहीं की। पहली बात तो ये बड़ी वाज़ेह है। और अगर आप देखिए कि जब वो एनआईए की कोर्ट से बाहर आ रहे थे अपना फैसला सुनकर, तो उनके हाथ में एक बहुत बड़ी फाइल थी। वो खुद चाहते थे कि अपना मुकदमा खुद पेश करें, तो उसको इस तरह रंग देना कि उन्होंने शायद अपना जुर्म तस्लीम कर लिया, ये मेरे ख़्याल में हकीकत से दूरी है।
जहाँ तक दूसरी बात आपने कही कि टेरर फाइनेंसिंग वगैरह में, देखिए टेरर फाइनेंसिंग वही मैं कहता हूँ ना कि आप उसको किस तरह लेते हैं इस सारे मामले को। यासीन मलिक साहब एक बड़ी आइकॉनिक फिगर हैं कश्मीरी जद्दोजहद की। आप ही लोग उनके साथ मामलात करते भी रहे। आपके वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर मनमोहन सिंह उनसे मुलाकातें भी करते रहे। आपके रॉ चीफ एस दौलत भी है, उनसे मुलाकातें करते रहे। अगर वो इतने ही टेररिस्ट थे या टेरर फाइनेंसिंग में इन्वॉल्व थे, तो फिर उन सारी मुलाकातों का क्या मकसद? आप हाईएस्ट लेवल पे उनसे मुलाकातें कर रहे हैं और फिर आप उनको टेररिस्ट भी गर्दान रहे हैं। मेरी समझ से ये बालातर है। और फिर दूसरी बात, तीसरी बात ये है कि हमें या यासीन मलिक को जो आपकी एक कोर्स हैं, उस पे यकीन ही नहीं है सारे उस पे। मैं उसकी कई मिसालें आपको दे सकता हूँ। इससे पहले भी बहुत कुछ हुआ, तो वो किस बिना पे इस एनआईए की कोर्ट पे यकीन करें? और वो तो ये कह रहे हैं कि अगर आप मेरी जद्दोजहद है, जो मैं जद्दोजहद मैंने की तहरीक आज़ादी के लिए, हक़ खुद इरादियत के लिए, अगर ये जुर्म है, तो मैं इस जुर्म को तस्लीम करता हूँ। उन्होंने और कोई बात नहीं, और ये मैं जुर्म करता रहूँगा, उन्होंने साथ ये भी कहा। तो क्योंकि हम तो इसको जुर्म समझते ही नहीं, ये तो आप मैं वही कह रहा हूँ ना कि अगर आप एक मिसाल के तौर पर एक यूएनजीए की करारदाद है 3314 1974 की, आप उठा के देख लीजिए। 16 दिसंबर 1974 की, उसमें आपको बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगा कि जो स्ट्रगल अगेंस्ट फॉरेन ऑक्यूपेशन है, दैट इज़ इलेजिटिमेट। बल्कि उसमें तो अरविंद ये भी कहा गया है इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए कि वो इस किस्म की तहरीकों की मदद करें। अब आप उसको टेररिज्म का रंग दे रहे हैं, आपने बड़ी खूबसूरती के साथ रंग दिया भी पिछली दहाइयों में, लेकिन यासीन मलिक जो हैं बिल्कुल करेक्ट हैं अपने स्टांस में कि अगर ये मेरा जुर्म है कि मैंने अपनी जद्दोजहद में हिस्सा लिया या इसमें, और फिर ये भी देखिए कि 1994 से उन्होंने आपकी हुकूमत के साथ एक सीज़ फायर एग्रीमेंट भी किया। उन्होंने तो मिलिटेंसी को छोड़ ही दिया 1994 के बाद। तो फिर ये क्या मतलब, ये सारा एक ये अफ़साना है, एक जो जी। मकबूल भट्ट के साथ भी किया गया और अफ़ज़ल गुरु के साथ ए भी किया गया। एक-एक करके बात करते हैं इन इश्यूज़ के जी। ऊपर। आपने कहा कि वाजपेयी साहब से लेके मनमोहन सिंह साहब तक हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स यासीन मलिक से मिलते भी रहे हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। लेकिन ये जो चार्जेज़ हैं साहब, ये 2017 में लगाए गए, 2019 में जो है चार्जशीट दाखिल की गई और अब उसका फैसला आया है। तो ये जो सारी की सारी जो है डेवलपमेंट, ये पिछले 5 साल में हुई है। तो इससे ना ही मनमोहन सिंह साहब से उनका जो मिलना है या वाजपेयी साहब का जो मिलना है वो इर्रेलेवेंट है। उस टाइम पर अगर उनके ऊपर कुछ चार्जेस थे भी तो इंडियन गवर्नमेंट ने जैसा आपने कहा 94 में एक एग्रीमेंट के तहत, और इस तरह के एग्रीमेंट अकेले यासीन मलिक के साथ नहीं, बहुत सारे जो लोग होते हैं जिन्होंने दहशतगर्दी की होती है उनके साथ हुकूमतें दुनिया भर की करती हैं। वहां तक तो बात ठीक है, लेकिन जब बात आती है इस मामले के अंदर, तो मैं द हिंदू की ही एक रिपोर्ट को कोट कर रहा हूं साहब यहाँ पे, कि अपने ऊपर लगाए गए किसी भी चार्जेस को उन्होंने जो है चैलेंज नहीं किया, बल्कि एक्सेप्ट किया है कि मैं डिफेंड नहीं करूंगा अपने ऊपर लगाए गए चार्जेस को, इसलिए कोर्ट ने उनको ये सजा दी है। मैं किसी ऐसे अखबार को कोट नहीं कर रहा हूं। पाकिस्तान के अंदर द हिंदू की खासा मकबूलियत है, लोग बड़ा अप्रिशिएट करते हैं। देखिए, ये 2017 का केस नहीं है, ये सारा मामला 5 अगस्त 2019 के बाद का है। इसको इस तरह ले लीजिए आप मेरे हिसाब से। और इस वक़्त जो मोदी गवर्नमेंट की पॉलिसी बड़ी क्लियर मामला है, 2017 वो का है। मैं लेट मी करेक्ट यू, ये नहीं, वो फैक्ट ठीक है। है, वो ठीक, हुँ। हाँ, वो ठीक है, आप लेकिन उस वक़्त मामला के अखबार शुरू उठा के हुआ। देख लीजिए। हुँ, नहीं, मैं उस वक़्त न्यू दिल्ली में ही था, मुझे मालूम है कि जो जी। केसेस हुए। लेकिन 2000 5 अगस्त 2019 के बाद ही मोदी हुकूमत ने अब ये फैसला किया है कि जितनी भी कश्मीरी क़यादत है, उसको रास्ते से निकालना है। इसीलिए आप देखिए कि डॉक्टर कासिम फ़ख्तू पिछले 27 साल से जेल में हैं, उनके साथ क्या हो रहा है हमें नहीं मालूम। उनकी बेगम साहबा को, आसिया अंद्राबी साहबा को गिरफ्तार किया गया और उनको तिहाड़ जेल में रखा गया। फिर और बहुत से मैं नाम ले सकता हूँ, शबीर शाह से लेकर बिलाल लोन तक कितने ही नाम हैं जो मैं गिनवा सकता हूँ। मसर्रत आलम हैं और सब ये लोग। उसके बाद आप ये देखिए कि चलिए, मैं थोड़ी देर के मान भी लूँ कि एनआईए जो कैंगरू कोर्ट है, इसने कोई सही फैसला भी कर लिया। लेकिन ये कहाँ कि ह्यूमन राइट्स में आप नहीं समझते कि ये आता है कि यासीन मलिक साहब को उनकी बेगम, उनकी फैमिली के साथ मिलने मिलने दिया जाए? ये दुनिया में कहाँ होता है? कहाँ है आपकी जमहूरियत? मुझे समझ नहीं आता
कि जमहूरियत जमहूरियत आप भारत में सब लोग करते हैं, लेकिन इस पे कोई आवाज़ नहीं उठाता कि भई उनकी एक छोटी बेटी है 8-10 साल की, उसको अपने बाप से दूर रखा, उनको मुलाकात करने भी नहीं दे रहे। तो देखिए आप मैं फिर वही कहता हूँ कि चार्जेस भले कोई भी हों, जो मकबूज़ा जम्मू और कश्मीर का तनाज़ा है ना, पाकिस्तान में लोग बैठकर और इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है, वो इसको उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं देख रही जिस कॉन्टेक्स्ट में आप देख रहे हैं। और यासीन मलिक ने बिल्कुल ठीक कहा कि ये जो आप इल्ज़ामात मुझ पे लगा रहे हैं, ये पहले भी लगते रहे हैं, ये आगे भी लगते रहेंगे, लेकिन उन्होंने अपनी जद्दोजहद ख़त्म नहीं करनी। बात असल द नब ऑफ द मैटर इज़ दिस कि एक जद्दोजहद है, उसको आप जिस तरह भी जो रंग भी दे दें, जो भी आप चार्जेस लगा दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एट द एंड ऑफ द डे आप यासीन मलिक को शहीद भी करा दें, फांसी भी लगा दें, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये जद्दोजहद चलती रहेगी। कितने यासीन मलिक को आप लटकाएँगे? कितने यासीन मलिक को तख्तादार पे जाना बासित साहब पड़ेगा? जी। बासित साहब, मैं आपके इमोशंस की कदर करता हूँ और यकीन मानिए किसी इंडियन चैनल पर आप होते तो आपको शायद वो इतनी बात नहीं करने देते। आप बड़े अच्छे इंसान हैं, मेरे दोस्त हैं और मैं आपकी जो भी आपका ओपिनियन है, मैं उसको सुनने के लिए तैयार हूँ। हम छोटी-छोटी बात करें, पिछले ही ठीक। महीने पाकिस्तान के एंटी टेरर कोर्ट ने हाफ़िज़ सईद को 31 साल की जेल की सज़ा सुनाई। उससे पहले 2 मुकदमों में पहले 5 साल की सज़ा हुई, फिर 10 साल की सज़ा हुई और अब 31 साल की सज़ा हुई। आप उस मामले में भी टेरर फाइनेंसिंग का ही वो पूरा का पूरा मामला है। आप उस मुकदमे को किस तरह से देखते हैं? नहीं, देखिए आप एप्पल्स और ऑरेंजेस को मिक्स कर रहे हैं अरुण मेरे हिसाब से। मैं कह रहा हुँ, हूँ हुँ। कि जम्मू और कश्मीर की जो जद्दोजहद है, वो एक अलग बिल्कुल मामला है। जम्मू-कश्मीर उसको की आप हम जद्दोजहद आपने जो कहा, वो आपकी जगह पर दुरुस्त है, आपका कौमी मौक़िफ़ है। मेरा सवाल ये है, हाफ़िज़ सईद को 31 साल की टेरर फाइनेंसिंग के लिए सज़ा दी है, पाकिस्तान के एंटी टेरर कोर्ट में। आप नहीं, उसे किस तरह से देखते हैं? नहीं वो एंटी टेरर कोड ने सज़ा दी है तो किसी शवाहिद की बुनियाद पे दी होगी। बिल्कुल वो भारत फिर हाफ़िज़ सईद साहब का जो है, वो हक है कि वो उसको आगे चैलेंज करें, नहीं करें, वो उनका सिलसिला देखा जाएगा क्या होता है। लेकिन आप हाफ़िज़ सईद साहब की जो हैं यासीन मलिक साहब को के साथ किस तरह जोड़ रहे हैं, मुझे ये समझ नहीं आ रही। क्योंकि जो यासीन मलिक साहब हैं, उनका तो केस बिल्कुल वाज़ेह है। वो तो अपनी तहरीक है, अपनी जद्दोजहद कर रहे हैं। अगर आपके पास उनकी कोई उनकी सबूत है। जद्दोजहद अपनी जगह पर, मेरा सवाल ये है, टेरर फाइनेंसिंग का ही मुकदमा है हाफिज सईद के ऊपर। भारत के अंदर हाफिज सईद को भी एक दहशतगर्द माना जाता है, जिस पर पाकिस्तान का बड़ा लंबा मौकफ रहा है कि जी वो दहशतगर्द नहीं है। बिलाखिर आपने भी कबूल किया कि हाफिज सईद एक दहशतगर्द है और उस पर 31 साल की आपने सजा सुनाई। पिछले ही महीने की बात है, ज्यादा लंबी बात नहीं है, बहुत पुरानी बात नहीं है। मैं ये जानना चाहता हूं कि जब आप ये कहते हैं कि पाकिस्तानी एंटी टेरर कोर्ट ने जब फैसला दिया है तो शवाहिद की बुनियाद पर ही दिया होगा, तो क्या यही बात कि जो भी सबूत मिले होंगे हिंदुस्तान के एनआईए के कोर्ट को, उसी के बेसिस पे उन्होंने यासिन मलिक को सजा दी है? दोनों में फर्क क्या है? फ़र्क ये है कि हम्म, हाफ़िज़ सईद हमारे नेशनल हैं, पाकिस्तानी हैं और यासीन मलिक आपके नेशनल नहीं हैं, फ़र्क इतना है। वो नहीं, एक अगर फ़ॉरेन वो ना नेशनल नहीं हैं, तो हुँ, उन्हें चाहिए था कि वो हिंदुस्तान के पासपोर्ट पे कहीं पर भी ट्रैवल ही ना करते। पूरी नहीं ये दुनिया में उन्होंने हिंदुस्तान के पासपोर्ट नहीं, पर नहीं। ट्रैवल किया है। ये बिल्कुल आप देखिए ये बैनुल-अक़वामी कानून को काइंडली पढ़ लीजिए। जो भी फ़ॉरेन ऑक्युपाइड फ़ोर्सेस होती हैं, उनके अंदर रहने वालों के पास और कोई ऑप्शन नहीं होता। अगर आप तमाम मकबूज़ा जम्मू और कश्मीर के लोगों को पाकिस्तान पासपोर्ट लेने का हक दे दें, तो हम उनको इश्यू कर देंगे। लेकिन वो चूँकि आपके अंडर है, वो एरिया, तो क्या करें? अगर उन्होंने बाहर ट्रैवल करना है, तो किस पासपोर्ट पे ट्रैवल कर सकते हैं, आप मुझे बताइए? तो इंटरनेशनल कानून में है। वो ये इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि वो इंडिया की जो है सरकार कबूल कर रहे हैं मकबूजा जम्मू और कश्मीर में। ये तो बिल्कुल एक ऐसा आर्गुमेंट है जो बहुत से लोग भारत में देते हैं, लेकिन इसकी कोई लॉजिक नहीं मुझे समझ में आती। अगर आप आज कह दीजिए, आपके मकबूजा जम्मू और कश्मीर के तमाम लोग पाकिस्तानी पासपोर्ट रख सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन भारत का पासपोर्ट रखना चाहता है। वो मौका अगर पाकिस्तान भी दे दे अपने यहाँ गिलगित बाल्टिस्तान के अंदर या पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर में, तो वहाँ भी यही बात कही जा सकती है। मैं नहीं चाहता कि बाकी टेलीविज़न चैनल्स की जो डिबेट्स होती हैं, उनकी तरह हमारा ये जो आज का डायलॉग है, ये खराब हो। मैं जानना सिर्फ़ नहीं, ये चाहता हूँ, खराब नहीं होगा, खराब नहीं इर्रेस्पेक्टिव होगा ऑफ हाँ। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कि हाफिज़ सईद आपके नेशनल हैं या नहीं हैं,
उनके ऊपर टेररिज्म से जुड़े केसेस के ऊपर ही, टेरर फाइनेंसिंग के ऊपर ही 31 साल की सजा पाकिस्तान के एंटी टेरर कोर्ट ने लगाई है। आपने तो बड़ी आसानी से कह दिया जी कैंगरू कोर्ट। कैंगरू कोर्ट जब आप कह रहे हैं इंडिया के एंटी टेरर कोर्ट को, तो मैं भी यही कह सकता हूं कि जी पाकिस्तान के एंटी टेरर कोर्ट ने हाफिज सईद को जो सजा सुनाई है, वो भी जो है कैंगरू कोर्ट ही है। आप भी सिविल कोर्ट में लेके जाते। बात यह है साहब, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने एक भी बयान नहीं दिया है, पाकिस्तान के किसी भी टीवी चैनल के ऊपर हाफिज सईद की कन्विक्शन को लेके कोई बयान नहीं आया, किसी ने कोई प्रोटेस्ट नहीं किया, कोई सड़कों पर नहीं निकला। यासिन मलिक के लिए तमाम लोग सड़कों पर आए हुए हैं। मेरा सवाल बड़ा सीधा सा है, क्या आप हाफिज सईद को एक टेररिस्ट मानते हैं? देखिए, मैं कौन होता हूँ मानने ना मानने वाला, ये चीज़ें तो कोर्ट डिसाइड करती हैं और कोर्ट ने अगर डिसीजन ले लिया है, तो बाहर किसी शवाहिद की बुनियाद पे लिया होगा। और सिर्फ हाफिज़ सईद भी नहीं, और बहुत से लोग हैं पाकिस्तान में जिनको ये सज़ाएँ दी गई होंगी। लेकिन आप हाफिज़ सईद के मामले को यासीन मलिक के साथ क्यों जोड़ रहे हैं? यासीन मलिक ना आपका नेशनल है, वो एक तहरीक में जद्दोजहद कर रहा है। अगर हम अपने किसी शहरी को किसी हवाले से भी सज़ा देते हैं, जिस तरह आपके मुल्क में भी बहुत लोग और होंगे जिनको टेरर फाइनेंसिंग पे सज़ा मिली होगी, हम उनकी बात तो नहीं करते। हम तो बात कर रहे हैं यासीन मलिक साहब की, और उसी ख़ास एक पेराए में जो एक तारीख़ है इस कॉज़ की, उसके पेराए में बात हो रही है। अगर आप किसी और भारतीय शहरी की बात करना चाहें, तो मैं हम बात उससे बात मैं कर लेते मैं हैं, आपको बता लेकिन देता हाफ़िज़ हूं। सईद साहब तो हमारे में जी, मैं आप जी। बासित साहब, मैं आपको बता देता हूं कि मैं हाफिज सईद की क्यों बात कर रहा हूं। क्योंकि एनआईए के कोर्ट में जो फैसला आया है यासिन मलिक के ऊपर, उनके ऊपर चार्जेस यही हैं कि उन्होंने जमातुद दावा, लश्कर तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन से भी पैसे लिए हैं। उनके साथ है उनकी टेरर रिलेटेड फाइनेंस की एक्टिविटीज में वो दोनों मुलव्वस हैं। इसलिए मैंने ये सवाल पूछा है। जी साहब। देखिए, मामला तो यही है ना कि जिस चीज़ को आप टेरर कह रहे हैं, हम उसको हक़ खुद इरादियत की जद्दोजहद कहते हैं। जब आप गलत इस अल्फाज का इस्तेमाल करेंगे, तो आपके कंक्लूजन्स भी गलत ही निकलेंगे, क्योंकि लेकिन आप आपके कोर्ट ने उसको टेरर माना है। सवाल ये किसको है, आप हम आपका कौमी मुवक्किफ जो है न- वो आप रख सकते हैं, उसमें कोई शक नहीं है। ले ठीक। हाफिज सईद भी कश्मीर के अंदर एक जद्दोजहद कर रहे थे बड़े लंबे अरसे से, और इसी वजह से ही उनकी खासा मकबूलियत थी पाकिस्तान में। लेकिन दुनिया आज उसको दहशतगर्दी मानती है। आपके अपने कोर्ट ने भी उसको दहशतगर्द ही माना है। मेरा ये कहना है बासित साहब कि हिंदुस्तान के एक कोर्ट ने यासिन मलिक को टेरर फाइनेंसिंग के लिए सजा दी 20 साल की। पाकिस्तान के ही एक एंटी टेरर कोर्ट ने हाफिज सईद को सजा दी टेरर फाइनेंसिंग के लिए 31 साल की। पाकिस्तान की अदालत का फैसला आप मानते हैं, हिंदुस्तान की अदालत का फैसला मैं मानता हूं। ना सिर्फ हिंदुस्तान का मानता हूं, पाकिस्तान की अदालत का जो फैसला है वो भी मानता हूं, क्योंकि गाए बगाहे इस बात का इजहार हाफिज सईद कर चुके हैं कि उन्होंने जो भी एक्टिविटीज, टेरर रिलेटेड एक्टिविटीज इंडियन कश्मीर में की हैं। तो अब बात यह है कि जब उनके लिंक्स यासिन मलिक के साथ पाए जाते हैं, इसी हिंदुस्तान की हुकूमत ने यासिन मलिक को पासपोर्ट भी दिया, वो पाकिस्तान गए। पाकिस्तान जाके और उनकी हाफिज सईद से एक प्रोटेस्ट में मुलाकात भी हुई। उनके लिंक्स के लिए उन्हें चाहिए था, अगर उनका उस वक्त उन्होंने कहा था, आज से 9 साल पहले जब अफजल गुरु की फांसी पे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे रावलपिंडी में, उस वक्त उन्होंने कहा था कि जी मैं तो बैठा था वहां पर और वहां पे लाखों लोग आ रहे थे, हाफिज सईद भी आके बैठ गए, मैंने तो नहीं बुलाया था उनको। अब जब उनके ऊपर हिंदुस्तान की कोर्ट के अंदर ये इल्जाम लगाया जाता है कि आपके लश्कर तैयबा के साथ, जमात उद दावा और हिजबुल मुजाहिदीन के साथ में लिंक्स हैं और आप उनसे पैसा ले रहे हैं, अगर वो नहीं कर रहे थे ये काम, तो उन्हें चाहिए था कि वो डिनाई करते इन चार्जेस को और इस केस को हमारे सुप्रीम कोर्ट तक जाके लड़ते। अपने केस को ना लड़ना, तो फिर उसके बाद में आप हिंदुस्तान की अदालतों को तो इल्जाम नहीं दे सकते हैं, कैंगरू कोर्ट कहकर आप पल्ला नहीं झाड़ सकते हैं साहब। जी। नहीं अरविंद, हम पल्ला झाड़ सकते हैं, और उसकी बुनियादी वजह ये है कि मेरा हमारा कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट है, क्योंकि हम चीज़ों को डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं। हम्म, आपका पर्सपेक्टिव अलग है, मेरा पर्सपेक्टिव अलग है। मैं कश्मीर का जो जद्दोजहद है, मैं उसको दहशतगर्दी मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। आप उसको दहशतगर्दी कह रहे हैं। मैं यासीन मलिक को एक लीडर मानने
कह रहा हूँ कि वो अपनी जद्दोजहद कर रहे हैं तहरीक आज़ादी में, जो कि बैनुल-अक़वामी कानून में जिसकी इजाज़त है। तो अगर आप इस पर्सपेक्टिव से चीज़ों को लेंगे, तो फिर जो एनआईए का केस है, वो बिल्कुल कैंगरू कोर्ट वाला डिसीजन है। इससे पहले भी हम देखते रहे हैं। लेकिन अगर आप उस मूवमेंट को, जो कि इंटरनेशनल कानून में जिसकी इजाज़त है और जिसकी गारंटी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने दे रखी है, अगर आप उसको दहशतगर्दी की तहरीक कह रहे हैं, तो फिर ऑब्वियसली डिफरेंट कंक्लूजन्स ड्रॉ करेंगे। सिर्फ बात इतनी सी है कि आपका पर्सपेक्टिव क्या और मेरा पर्सपेक्टिव क्या है। हम चीज़ों को 2 डिफरेंट एंगल से देख रहे हैं, इसलिए हमारे जो कंक्लूजन हैं वो भी डिफरेंट ही निकलेंगे। मेरी आपसे इल्तिमास ये है कि इस सारे जो मुकदमा चला है, जो उन पे दहशतगर्दी के इल्ज़ामात हैं, टेरर फाइनेंसिंग के इल्ज़ामात हैं, अब न 1990 का भी शायद एक्यूज़ेशंस निकल आएँगी। तो उन तमाम चीज़ों को जब आप अपने पर्सपेक्टिव से देखेंगे, तो फिर आपके नताइज यही निकलेंगे। लेकिन हमारा मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है। हम यही समझते हैं कि उनकी लेजिटिमेट स्ट्रगल है और जो कुछ भी उन्होंने किया, वो बिल्कुल जायज़ तरीके से किया। अगर उन्होंने किसी सिविलियन को क कत्ल किया होता मकबूज़ा जम्मू और कश्मीर में, तो मैं कहता कि ये गलत है। क्योंकि तहरीके जो भी मिलिटेंसी है या जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, अपनी जद्दोजहद में उन्होंने हमेशा इस बात का ख़्याल रखा है कि जो भी टारगेट हो, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट हो, मिलिट्री फैसिलिटीज़ हों। तो इस वजह से मैं नहीं समझता कि किसी स्टेज पे भी यासीन मलिक साहब या उनके साथियों ने या बाकी रहनुमाओं ने कभी भी दहशतगर्दी की है मकबूजा जम्मू और कश्मीर में। अगर चे वो स्ट्रगल जो यासिन मलिक कर रहे हैं, आप उसको एक लेजिटिमेट स्ट्रगल मानते हैं, तो उसी स्ट्रगल को हाफ़िज़ सईद भी कर रहे थे, पाकिस्तान से कर रहे थे। उसे आप क्या कहेंगे? क्या वो एक इल्लेजिटिमेट स्ट्रगल कर रहे थे हाफ़िज़ सईद? देखिए, मैं तो आपको ब मैंने तो आपको इंटरनेशनल जो प्रिंसिपल है, एर्गा ओमनिस, वो मैंने आपको पढ़ के सुनाया है। मैंने यूएनजीए की रेज़ोल्यूशन का नंबर कोट किया है कि जिसमें ये कहा गया है इंटरनेशनल कम्युनिटी पे लाज़िम, अब देखिए ना, मिसाल के तौर पर इस वक़्त सारा वेस्ट जो है यूक्रेन को आर्म्स भी सप्लाई कर रहा है। वो हज़ारों के हिसाब से उनको बिलियंस के हिसाब से डॉलर भी दे रहा है। क्या तमाम वेस्टर्न कंट्रीज़ दहशतगर्दी में मुब्तला हैं? वो एक अगर यूक्रेन एक रशिया के सॉवरेन कॉन्टेक्स्ट में देख कंट्री है, यूक्रेन एक सॉवरेन तो मैं कंट्री है, उसके ऊपर तो अटैक यूक्रेन हुआ एक है। सॉवरेन कंट्री है, हुँ। ये भी एक फॉरेन ऑक्युपाइड लैंड है अरविंद, जिसका फैसला होना है अक़वाम मुत्तहिदा की वो करारदादों के मुताबिक। तो वो आपका हमारा ठीक है, वो पर्सपेक्टिव तो आपका यही है। आपका जी हाँ। कौमी मौक़िफ़ है, मैं यहाँ कश्मीर को डिस्कस करने नहीं बैठा, वरना मैं आपसे ये कहता, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेज़ोल्यूशन 47 आप उठाकर देखें, उसकी शर्तें जो हैं, कुछ आपके ऊपर भी हैं, जो आपको माननी हैं, लेकिन तब से लेकर अब तक बहुत वक़्त बीत चुका है। मैं बाकी जो बहस होती है, उन बहसों की तरह आज का प्रोग्राम खराब नहीं करना चाहता। जो ये काम टेलीविज़न चैनल्स के लिए हम छोड़ दें तो बेहतर होगा। मेरा ये कहना है कि जिस पूरी की पूरी मूवमेंट को आप एक लेजिटिमेट मूवमेंट मानते हैं, उसी का हिस्सा हाफ़िज़ सईद थे। आप यही बात जो मुझे आप कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं, पाकिस्तानी कोर्ट्स ने इस बात को मद्देनज़र रख के फैसला क्यों नहीं दिया? नहीं, मुझे ज़ाती तौर पे नहीं मालूम कि उनको किस चार्जेस के, जो चार्जेस अगर टेरर फाइनेंसिंग के भी हैं, तो क्या शवाहिद हैं? मैंने वो शवाहिद ज़ाती तौर पे नहीं देखे कि मैं उस पे इसलिए तबसरा करूँ। लेकिन हमारे बहुत से शहरियों को इस किस्म की सज़ा हुई है। अब आप ये किस तरह कह सकते हैं कि उनका ताल्लुक शवाहिद तो यासीन मलिक आपने साहब से यासिन मलिक के ऊपर भी नहीं देखे होंगे सारे। नहीं, लेकिन मैं तो शवाहिद पे बात ही नहीं कर रहा। मैं तो उस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ जिसमें वो जद्दोजहद कर रहे हैं। तो मैं हुँ। तो शवाहिद तो मैंने भी नहीं, उधर भी नहीं देखे और इधर भी नहीं देखे। लेकिन जो क्या कॉन्टेक्स्ट है, हाफ़िज़ ये तो सईद हमारे क्या क्या हाफ़िज़ सईद की ज़िंदगी की पूरी की जो उनकी जद्दोजहद है, वो कश्मीर के ऊपर नहीं बेस नहीं है? वो मेरी अपनी ज़िंदगी भी, मैं कश्मीर की जद्दोजहद को डिप्लोमैटिकली अपनी जो है पॉलिटिकली, और हम उसको मॉरली सपोर्ट करते हैं। पाकिस्तान बार-बार यही कहता है। अगर और हम जो पाकिस्तानी डिप्लोमैट्स हैं, हम उनको सपोर्ट करते हैं कश्मीरी जद्दोजहद को। यासीन मलिक साहब से लेकर अफ़ज़ल गुरु तक और अफ़ज़ल गुरु से लेकर मकबूल भट्ट तक। हमने तो कभी ये नहीं कहा कि हम इस सपोर्ट से नहीं हटेंगे। तो अगर हाफ़िज़ सईद भी ये काम कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसमें कोई मज़ायक़ा नहीं है।
वो तो हम सब लेकिन कर रहे हैं। लेकिन डिप्लोमैटिक सपोर्ट करना और टेरर सपोर्ट करना, फाइनेंस करना टेररिज्म को, वो दोनों में बड़ा फ़र्क है साहब। ये नहीं, ये तो आप कह रहे हैं ना कि उन्होंने टेरर मैं नहीं कह रहा हूँ, फाइनेंसिंग का पाकिस्तान के कोर्ट्स कह रहे हैं। नहीं, आप आपके पास क्या शवाहिद हैं कि वो कश्मीर जद्दोजहद तक महदूद है मामला था? आपने शवाहिद देखे हैं कि किस बात पे फैसला हुआ है? वो तो टेरर कोर्ट ने फाइनेंसिंग सारी टेरर डिटेल्स टेरर फाइनेंसिंग तो एक बड़ा ओवरऑल एक वर्ड है। उसके नीचे क्या चीज़ें हैं ना वो आपने देखी है ना मैंने देखी हैं। इसलिए ना मैं उस पे कमेंट कर सकता हूँ। मैं समझता हूँ कि आप उसको कश्मीर के साथ लिंक कर रहे हैं, ये बड़ी ज़्यादती है। कश्मीर की जद्दोजहद टेररिज़्म तो है नहीं, वो तो एक मैं नहीं लिंक तहरीक कर है। रहा। बासित जी। साहब, मैं नहीं लिंक कर रहा हाफ़िज़ सईद को कश्मीर के साथ, वो खुद अपने आप को लिंक करते हैं, उनके आपको पचासों वीडियो मिल जाएँगे यूट्यूब पे। नहीं, मैं जानता हूँ कि वो हमेशा सपोर्ट करते रहे और आइंदा भी करते रहेंगे, जहाँ तक कश्मीर की जद्दोजहद का ताल्लुक है, हम सब करते रहेंगे। ये पाकिस्तान पे इख़्लाक़ी तौर पे लाज़िम है कि हम कश्मीर की जद और बल्कि मैं तो कहता हूँ इंटरनेशनल कम्युनिटी की बहुत एक किस्म की बदकिस्मती है कि वो इस तहरीक को सपोर्ट नहीं कर पा रहे, क्योंकि बहरहाल उनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हैं। लेकिन इंटरनेशनल कानून के तहत जो तहरीक आज़ादी इस वक़्त मकबूज़ा जम्मू और कश्मीर में है, हम पे लाज़िम है कि हम उसको सपोर्ट करें। इसमें तो कोई आप जो ठीक है, कनेक्शन लगा चलें डालने की आगे बढ़ते कोशिश हैं, कर मेरे रहे हैं मैं ख़्याल से उसमें जी। ये पॉइंट आ गया। क्या वजह है कि आपके इस पूरे के पूरे मौक़िफ़ की आज दुनिया में कोई हिमायत नहीं कर रहा है? वो इसकी बेशुमार वजूहात हैं। एक तो वजह हमारी अपनी शायद कोताहियाँ हैं। हमने बहुत गलतियाँ की हैं कश्मीर कॉज़ को आगे ले जाने के लिए और उसमें हमारी कुछ सुस्ती भी रही। हम कोई कोहेरेंट तरीके से आगे भी नहीं बढ़ पाए। जो डिप्लोमैटिक एफ़र्ट हमें करनी चाहिए थी, वो हमने नहीं की। उसके बाद फिर ऑब्वियसली भारत का भी एक क्लाउड बढ़ गया है ड्यूरिंग द लास्ट 15-20 ईयर्स। इकोनॉमिक क्लाउड बहुत बड़ा है और दुनिया के लोग जो हैं, दुनिया जो है वो अब थोड़ा-सा कॉशियस है, वो उस लिहाज से सपोर्ट नहीं लेती। तो बहुत से वेरिएबल्स हैं जो इसमें प्ले आउट करते हैं और मुझे ये मानने में कोई आर नहीं है कि हम बहैसियत मजमूई इस मुद्दे को उठाने में कोई ज़्यादा कामयाबी हमें नहीं मिली। लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि मकबूज़ा जम्मू और कश्मीर के जो लोग हैं, वो डटे हुए हैं, अपनी जद्दोजहद जारी रखे हुए हैं। पाकिस्तान तो एक स्टेक होल्डर है, प्रिंसिपल स्टेक होल्डर तो जो कश्मीरी हैं वो हैं और इवेंचुअली फैसला उन्होंने ही करना है, ना पाकिस्तान ने करना है, ना भारत ने करना है। जब तक वो जद्दोजहद जारी रखना चाहते हैं, वो रखेंगे। उसके बाद फिर देखते हैं क्या होता है। जब मुमकिन है कि मैं इस दुनिया में ना हूँ, लेकिन जद्दोजहद तो जारी ही रहेगी जो सरफेस पे हमें ग्राउंड रियलिटीज़ नज़र आती हैं। बहुत सारे लोग आपकी बात से डिसएग्री करेंगे विदिन पाकिस्तान और वो ये कहेंगे कि जी हमें अब ये जो चैप्टर है इसको क्लोज़ करके आगे बढ़ना चाहिए, अपने ताल्लुकात में कोई बेहतरी लेके आनी चाहिए और जम्मू कश्मीर का जो मसला है, वो पिछले 74-75 साल से जिस तरह से चल रहा है, उसका एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है पाकिस्तान की मईशत को, पाकिस्तान की सियासत को, पाकिस्तान की आवाम ने एक बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। आप पूरी की पूरी कौम को एक ट्रक की बत्ती के पीछे नहीं लगा सकते हैं। इट्स फार टू नहीं, लॉन्ग। देखिए देखिए डिफरेंट वॉइसेस आपके मुआशरे में भी हैं, रियासत में, हमारे मुआशरे में भी हैं। कोई कोई शख्स या कोई आप ये कहें पूरा पाकिस्तान में 100 फ़ीसद लोग एक चीज़ से मुत्तफ़िक हैं, ये हो नहीं सकता। हमारे यहाँ भी जमहूरी अंदाज़ से लोग सोचते हैं, बात भी करते हैं, हमारे यहाँ मीडिया आते हैं, लोग अपना मौक़िफ़ बयान करते हैं, आपके यहाँ भी है। मैं आपको 20वें लोग हिंदुस्तान में गिनवा सकता हूँ, जो कि ये कहते हैं कि इस तनाज़े को फ़ौरी तौर पे हल करना चाहिए और कश्मीरियों की एस्पिरेशन के मुताबिक हल करना चाहिए, तो ये इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो ओवरवेलमिंग कंसेंसस पाकिस्तान में जो है, ओवरवेलमिंग एक सोच जो है, वो यही है कि इस तनाज़े को जो कश्मीरी हैं, उनकी जो सियासी उमंगें हैं, उसके मुताबिक हल होना चाहिए। फिर हमने देखा 2000 जब प्रेज़िडेंट परवेज़ मुशर्रफ थे, एक 4 पॉइंट फ़ॉर्मूला भी चल रहा था, बहुत सी चीज़ें हो रही थी, जो कि हमारे साथ भारत डिस्कस भी कर रहा था, इस सारे तनाज़े को हल करने के लिए। तो अगर अब भारत ये कहे कि तनाज़े ही कोई नहीं है, ये हमारा टूट अंग है, तो फिर तो बड़ी मुश्किलात हैं। अगर पाकिस्तान इकोनॉमिकली सफ़र कर रहा है, तो मेरा ख़्याल एज़ ए पाकिस्तानी और मैं इस ख़्याल को बार-बार कहता भी हूँ अपने लोगों से, उसकी वजह हमारे भारत के साथ ताल्लुकात नहीं हैं, उसकी वजह हमारे अंदरूनी है। उसकी वजह हमारे यहाँ अच्छी गवर्नेंस शायद नहीं है, करप्शन के कुछ मामलात हैं, एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, वो वजूहात हैं। ये हरगिज़ वजह नहीं है कि भारत के साथ चूँकि हमारे ताल्लुकात ठीक नहीं है, इसलिए पाकिस्तान तरक्की नहीं कर रहा। हम भारत से बहुत आगे थे 60s में भी और 70s में भी।
लेकिन हमने फिर रिफ़ॉर्म की, लेकिन उसके बाद आप लोग स्टेबलाइज़ हो गए। हम नहीं हो पाए बदकिस्मती के साथ। क्यों नहीं हो अफ़गानिस्तान का पाए? इश्यू हमारे लिए बिगेस्ट प्रॉब्लम रहा। 5 मिलियन के करीब अफ़गान रेफ्यूजी 79 में पाकिस्तान आए। उसके बाद से हमारे यहाँ एक मसला शुरू हुआ। हमारा जो सारा इलाका है वो डिस्टर्ब रहा। फिर आपने भी एक लिहाज़ से भारत ने भी बहुत फ़ायदा उठाया उसका। फिर एक 9/11 बीच में आ गया, उसने नुकसान उठाया, फिर अफ़गानिस्तान में मसाइल हो गए। तो हमारी अगर इंस्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक मईशत आगे नहीं बढ़ रही, तो मेरा तो पूरा यकीन है कि उसका ताल्लुक भारत से उस हवाले से नहीं है कि हमारा कश्मीर का मसला है और हमें आगे बढ़ देना चाहिए, अपने जो असूली मौक़िफ़ को नज़रअंदाज करके। मुझ जैसे करोड़ों लोग पाकिस्तान में हैं जो इस तरह ही सोचते हैं। अपने अगर कुछ उसूली लोग जी, अपने उसूली मौक़िफ़ को आप ना छोड़ें, लेकिन उसको बैक बर्नर पे तो ज़रूर रख सकते हैं। अपनी तमाम प्रॉब्लम्स को एक्सटर्नलाइज़ कब तक करते रहेंगे? आज पाकिस्तान की आवाम को आप देखें, जिस किस्म की मुश्किलात से वो गुज़र रहे हैं, ऐसे में चाहिए वहाँ की हुकूमत को और आप जैसे लोगों को कि आप कोई अनपॉपुलर फ़ैसले करें। नहीं देखिए अरविंद, कौमें ऐसे आगे नहीं बढ़ती। जो कौमें अपने असूली मौक़िफ़ से पीछे हट जाती हैं, वो कौमें कभी आगे नहीं बढ़ सकती। कौमें वही आगे बढ़ती हैं जो जद्दोजहद करती हैं, असूलों पे डटी रहती हैं और रास्ते निकालती हैं अपने लिए। और मैं यही गुज़ारिश कर रहा हूँ कि हम अपना असूली मौक़िफ़ से हम कभी दस्तबरदार नहीं होंगे। और ये जो कॉम्प्लिकेशन है, ये भारत ने पैदा की है। 5 अगस्त 2019 से पहले तो हम भारत से गुफ्तगू भी कर रहे थे। सब कुछ हो रहा था। आपने यूनिलैटरली शिमला एग्रीमेंट की खिलाफ वर्जी करते हुए, अपने आइन की खिलाफ वर्जी करते हुए, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेज़ोल्यूशंस की खिलाफ वर्जी करते हुए आपने एक फैसला कर लिया। तो कॉम्प्लिकेट तो आपने किया है मामला, हमने तो कॉम्प्लिकेट नहीं किया। हम तो चाहते थे भारत कि इस ने तनाज़े को बातचीत बाइफरकेट से हल किया किया जम्मू जाए। और कश्मीर को, ये काम आप 70 साल पहले कर चुके थे। नहीं, हमने कोई बाइफरकेट नहीं किया, हमने कहीं से आपने बाइफरकेट कराची किया। एग्रीमेंट के तहत गिलगित-बाल्टिस्तान और पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर को क्या लेकिन अलग वो नहीं हमने किया? दो हज़ हम वो तो डिस्प्यूटेड टेरिटरी हम आज भी कहते हैं डिस्प्यूटेड टेरि वो तो तो एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ें जो हैं। काम आपने कर दिया 74 साल पहले, वो भारत ने आज कर दिया, रोना किस बात नहीं, का है? हमने हमने ज़ब्त तो नहीं किया इन इलाकों को पाकिस्तान में, वो डिस्प्यूटेड टेरिटरी का हिस्सा आपका हम आज भी कौमी यही नारा कहते हैं। है, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, आपने कब वो कहा? नारा आपने नहीं अगर हम अगर आप उसूली मौक़िफ़ पे डटे रहते, तो आप ये कहते कि ये जो इलाका है, हर लिहाज़ से पाकिस्तान के असर से बिल्कुल ये आज़ाद है। अपनी तमाम फ़ॉरेन पॉलिसी हो या कोई भी पॉलिसी हो, ये खुद बनाएँगे। जबकि सच ये है कि पाकिस्तान की ही मेनस्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ वहाँ सियासत करती हैं और जब तक कि आप एक हलफ़नामा नहीं दे देते हैं कि आप दो कौमी नज़रिए को और उसके बेसिस पे इलाके पाकिस्तान को नहीं मानते हैं, तो आप सियासत तक नहीं वहाँ पे कर सकते। आप क्या बात कर रहे हैं साहब? नहीं, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ये क्या आपने कहाँ से इज़हाक़ पाकिस्तान पे हो ही नहीं सकता, ये मुमकिन ही नहीं है। उसकी वजह ये है कि हम तो आर्टिकल 257 जो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है, वो बड़ा क्लियर है। हम तो हक़ खुद इरादियत अगर पाकिस्तान के हक़ में भी होती है, तो हम तो फिर भी उनको ये एक एक फ़ैसला देने के लिए एक मौका देंगे कि आप किस किस्म का ताल्लुक पाकिस्तान से रखना चाहते हैं। हमारी पॉलिसी तो अगर कुछ वो वाज़ेह आज़ादी है। चाहे तो क्या आप उन्हें पूरी मुकम्मल आज़ादी वो देंगे? वो वो बात की बात है, एक दफ़ा प्लेबिस्सिट हो जाए, मुमकिन नहीं है कि क्यों नहीं, नहीं वो कश्मीरी भारत आप अगर देखिए आपका दे सर देखिए राइट टू जी। सेल्फ डिटर्मिनेशन जो है वो पूरी दुनिया के अंदर एक कॉन्सेप्ट है, जिसके अंदर अगर-मगर की कोई गुंजाइश नहीं है। वो नहीं, हक़ नहीं, मैं खुद इरादियत में नहीं, कोई शर्त नहीं लगा सकते कि जी या तो आप हमारे साथ हैं या उनके साथ हैं, बंदा खुद चूज़ कर सकता है। आपका चाहिए अगर मैं पाकिस्तानी होता, मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ, अगर मैं पाकिस्तानी होता तो मैं ये कहता कि मैं जो है अनकंडीशनल सपोर्ट करता हूं राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन का। उसमें अगर कश्मीरी कल को अपनी आजादी चाहते हैं पाकिस्तान से भी तो उसके लिए भी मैं खड़ा हूं। ये बात कहने में जब चलिए आप पीछे हटते हैं मुझे मुझे आप सिर्फ 10 सेकंड दें। नहीं हम जब ये बात जी, कहने में प्लीज़, आप पीछे प्लीज़, प्लीज़। हटते हैं बासत साहब तो आपका मुवक्कफ कमजोर हो जाता है। देखिए, इसमें सिर्फ़ एक बात आप ऐड कर लीजिए, हम्म। हम ये भी मान लेंगे चलिए, भारत पहले ये मान ले ना कि ये तनाज़ा है, इसको अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना है। आप जो हॉर्स को कार्ट के पीछे क्यों लगाना चाह रहे हैं? पहले एक चले फ़ैसला तो आप मुझे लोग कर लें चले ना। बार आपने शायद पहले 10वीं भारत बार ये पहले ज़िक्र किया होगा। पहले बस पहले भारत ये मान ले कि तनाज़ा है और इसको हल करना है हमने, तो ये बाकी चीज़ें भी हम डिस्कस कर लेंगे, ये कोई इतनी मुश्किल चीज़ें नहीं हैं। जहाँ तक आपने ये कहा कि जी मसला ही नहीं है एज़ पर इंडिया
कि जम्मू कश्मीर का कोई डिस्प्यूट ही नहीं है, ऐसी तो कोई बात नहीं है। डिस्प्यूट अगर ना होता, तो हमारे जो फॉरेन ऑफिस के लोग हैं, वो यूएन जनरल असेंबली से लेके और दुनिया भर के अंदर अपने-अपने मौक़िफ़ को ना पेश कर रहे होते और ना ही इसके ऊपर इतनी बात हो रही होती। हिंदुस्तान भी बहुत कुछ कहता है, आपका भी एक मौक़िफ़ है, ख़ैर वो अपनी जगह पर है। मेरा बड़ा सिंपल सा इस पूरे के पूरे मसले पे जो टेक है, वो ये है कि यासीन मलिक को चाहिए था, अगर वो बेगुनाह थे, तो वो इन तमाम चार्जेज़ लगाए गए हैं, उनको वो फ़ेस करके कहते, जी मैं इनको डिनाई करता हूँ और वो आगे किसी कोर्ट में फाइट करते। ये जो सेटबैक आज उनकी तंज़ीम को और उन्हें खुद लगा है, इसके ज़िम्मेदार भी वो खुद ही हैं। ख़ैर आपने आज वक़्त दिया बासिल साहब, बड़ा अच्छा लगा और मेरी ये कोशिश होगी कि बातचीत का ये जो सिलसिला है, ये हमारे बीच में नहीं टूटना चाहिए। हमारे अपने डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन हमें बात करते रहना चाहिए। सो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। Thank you very much, Saran. What a pleasure talking to you. Very kind of you.